आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं लॉकहीड मार्टिन के एक प्रपोजल के बारे में। हम सब अच्छे से जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के अंदर जो हरकत है ये काफी ज्यादा देखी गई है। इसके पीछे की वजह यह है कि भारतीय वायुसेना में जो घटित स्क्वाड्रन की क्षमता है, अब उस पर चर्चाएं खुल के होनी शुरू हुई है। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि हमें 42 एक्टिव स्क्वाड्रन की जरूरत है टू फ्रंट वॉर को देखते हुए, लेकिन हमारे पास इस समय स्क्वाड्रन संख्या 30 तक सिमट गई है और ये चीजें अभी रुकने नहीं वाली हैं। एक रिपोर्ट की बात माने तो रिपोर्ट ये इंगित करती है कि 2028 से 29 तक ये स्क्वाड्रन क्षमता अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच सकती है, क्योंकि हमारे पास एक विजन था कि अगर हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस उचित संख्या में मिल जाते हैं और हम इनको ऑपरेट करते हैं तो हम अपने पुराने फाइटर्स जो हैं इनको रिटायर कर सकते हैं, जिसमें मिग 21 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल थे। लेकिन चीजें अकॉर्डिंग टू प्लान चले ये जरूरी तो नहीं है, और यही हुआ भारतीय वायुसेना के साथ। जो प्लान था 2025 तक एक उचित संख्या में तेजस को ऑपरेट करने का, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल हो चुका है और हमारे पास अभी पहला तेजस मार्क 1A ही नहीं आ पाया है। और इसी क्रम में इस पूरे मौके को भुनाने के लिए जो विदेशी प्लेयर्स हैं ये पूरी ताकत झोंक चुके हैं। अब यहाँ पर लॉकहीड मार्टिन ने कुछ ऐसा कहा है जो एक बार फिर से ध्यान को आकर्षित करवा रहा है। लॉकहीड मार्टिन ने यह कहा कि भारतीय वायुसेना की जरूरतों को हम समझते हैं और इसीलिए F-21 को लेकर उन्होंने ये कहा कि अगर भारतीय वायुसेना इसको सिलेक्ट करती है तो ना सिर्फ कंपनी पूरा प्रोडक्शन लाइन भारत में शिफ्ट करने वाली है, बल्कि जितने क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं सब कुछ भारत में ही बनाए जाएंगे। और प्रत्येक महीने, जी हाँ आपने सही सुना, प्रत्येक महीने 3 से 4 F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट वो भारतीय वायुसेना को डिलीवर करने की बात भी कर रहे हैं। अगर इस प्रोडक्शन को हम प्राप्त कर लेते हैं तो यकीन मानिए कुछ ही समय में भारतीय वायुसेना को जो नंबर्स हैं वो बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या लॉकहीड मार्टिन पर भरोसा किया जा सकता है? क्या अमेरिकी कंपनीज पर एक बार फिर से भारतीय वायुसेना अंधा भरोसा करेगी जो हमने जनरल इलेक्ट्रिक जैसे कंपनीज पे किया है? दरअसल आपको बता दें कि सिंगल इंजन फाइटर्स भारतीय वायुसेना कंसीडर भी नहीं कर रही है। F-21 को यूं तो कहा जा रहा है कि मुख्यतः ये भारतीय वायुसेना के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये रीब्रांडेड F-16 फाल्कन है जो कि काफी पुराने हैं। हाँ, इसमें एक बात अलग है कि जो ट्रेडिशनल F-16 है उनके तुलना में ये काफी एडवांसमेंट के साथ आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको एक एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार यानी एसर रेडार देखने को मिलता है, इनहैंस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज देखने को मिलती हैं, मॉडर्न कॉकपिट और मॉडर्न डिस्प्ले सिस्टम देखने को मिल जाता है, और ये बड़े संख्या में एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम है, जिसमें AIM-120 एमरम्स जैसी जो मिसाइल्स हैं वो शामिल हैं, जो निसंदेह भारतीय वायुसेना को एक BVR कॉम्बैट कैपेबिलिटी में एज प्रदान कर सकती है। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि भारतीय वायुसेना सीधे तौर पर लॉकहीड मार्टिन के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि अब एरो इंडिया 2025 हमसे कुछ ही समय की दूरी पर है और यहाँ अब तक का सबसे बड़ा क्लैश आपको देखने को मिल सकता है, जो कि होगा माइटी F-16, माइटी F-35 लाइटनिंग II और Su-57 फैलन के बीच में। एक तरफ रशिया अपने सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर भारत आ रहा है, तो वहीं लॉकहीड मार्टिन ने भी ये इंडिकेशन दे दिए हैं कि उनका 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 लाइटनिंग II इस डायनेमिक डिस्प्ले में अपना प्रदर्शन देगा। और इस दौरान भारतीय वायुसेना के पायलट्स को एयरक्राफ्ट के इनसाइड भी दी जाएंगे और भारतीय वायुसेना के अधिकारी एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन करके ये निर्धारित कर सकते हैं कि क्या ये एयरक्राफ्ट उनके रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम भी है या नहीं। और हाल ही में अगर हम पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की रिपोर्ट की बात माने तो उन्होंने ये भी कहा था कि अब 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना को एक कंफर्टेबल पोजीशन में लाने के लिए और एक कह सकते हैं कंफर्टेबल एज प्रदान करने के लिए हमें FGFA पर ही स्विच करना पड़ेगा। और ऐसे में हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला है F-35 लाइटनिंग II और दूसरा होने वाला है Su-57 फैलन। लेकिन F-35 लाइटनिंग II की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अमेरिका ने अभी तक आधिकारिक प्रपोजल सामने नहीं रखा है, जिसके वजह से अभी ये कह पाना मुश्किल है कि ये हमें कब तक देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम Su-57 फैलन की बात करें तो रशिया ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि वो भारतीय वायुसेना को एक डिटेल प्रपोजल देंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष के अंत तक भारत के दौरे पर आ सकते हैं। और यह रिकॉर्ड कहता है कि जब जब उन्होंने भारत का दौरा किया है तो भारत और रशिया के बीच में प्रमुख जो डिफेंस डील हैं वो फाइनलाइज करी गई हैं। और इसी क्रम में ये माना जा रहा है कि इस बार जब वो भारत आएंगे तो Su-57 फैलन की जो डील है वो संभावित है कि यहाँ पर हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमें सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। रशिया ने जो प्रपोजल दिया है Su-57 फैलन का, उसमें उन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का भी ऑप्शन दिया है, जहां पर 60 से 80 फाइटर एयरक्राफ्ट की बात की गई है। इसके अलावा वो भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए जो ट्विन सीट वेरिएंट है Su-57 फैलन का वो भी ऑफर कर रहे हैं। अब ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन इसलिए ऑफर की जा रही है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो Su-30 MKI जो कि भारतीय वायुसेना की सबसे
अभी ताकतवर फाइटर या आप बैकबोन भी कह सकते हैं जो भारतीय वायुसेना ऑपरेट करती है, उसमें हमें ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है, जहाँ पर पहली सीट में पायलट और दूसरी सीट में आपको वीसो यानी वेपन सिस्टम ऑफिसर देखने को मिल जाता है। अब इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि भारतीय वायुसेना घातक जैसे जो लॉयल विंगमैन प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रही है, और जो हमारे पास कैट्स प्रोग्राम के अंतर्गत कैट्स वॉरियर है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो इसमें भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जो वीसो होगा यानी वेपन सिस्टम ऑफिसर होगा, अगर हम इसके लिए एक स्थान सुनिश्चित कर देते हैं इस स्टेल्थ फाइटर में, तो उसको ऑपरेट कर पाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर SU-57 फैलन की अगर आप बात करते हैं और सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप लॉयल विंगमैन को ऑपरेट करने की बात करें, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है और पायलट का ध्यान यहाँ पर भटक सकता है। तो इसके लिए जो ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन है SU-57 फैलन की, ये ऑफ़र करी जा सकती है। लेकिन अभी इस समय कुछ भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी कि भारतीय वायुसेना किसके तरफ जाएगी, क्योंकि हम लोग एक बात तो प्रैक्टिकली जान चुके हैं। बहुत सारे लोगों को अभी भी ये लगता है कि अगर हम फ्रांस की तरफ जाते हैं और एडिशनल राफेल का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो भारतीय वायुसेना की ताकत तत्काल बढ़ जाएगी। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है और अब यहाँ से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि एक चीज़ प्रैक्टिकली आपको समझनी चाहिए कि अगर हम राफेल की बात करते हैं पहले, तो यहाँ पर जो ऑर्डर बैकलॉग है ये 200 को पार कर चुका है, और यानी अगर आज हम एडिशनल 36 जो राफेल हैं इनके ऑर्डर को प्लेस करते हैं तो तकरीबन हमें 3 से 4 वर्षों का इंतजार करना पड़ सकता है पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी के लिए। सेम केस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा SU-57 फैलन के साथ। रशियन एयरफोर्स को 76 की संख्या में जो SU-57 के ऑर्डर्स हैं ये पूरे करने हैं यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा, लेकिन अभी उन्हें ये नंबर्स पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हो पाए हैं। तो जब तक रशियन एयरफोर्स को ये नंबर मिल नहीं जाते, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भारत की ज़रूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर भारत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, अब क्योंकि भारत SU-30 MKI और MiG-29 जैसे जहाज़ों को भारत में ही बनाता आया है कोरापुट डिवीज़न में जो कि नासिक में है, तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में लोकल प्रोडक्शन की बात हो जाती है तो कहीं न कहीं चीज़ें सामान्य रूप से थोड़ा तेज़ आगे बढ़ेंगी, और संभावित है कि भारतीय वायुसेना की ज़रूरत को देखते हुए ये काम भी जल्दी पूरे कर लिए जाएंगे। और एक डिबेट यहाँ पर जो F-35 का समर्थन करते हैं उसमें ये कहा जाता है कि F-35 ज़्यादा एडवांस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब हम फाइटर एयरक्राफ्ट की डील फाइनलाइज करेंगे तो उन्हें इंडियन कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई किया जाएगा, और इसके लिए हमें जो इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स हैं वो देनी पड़ेंगी। क्या अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी में ये एक्सेस हमें देगा, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका अपने ड्रोन्स हो गए या अमेरिका अपने फाइटर एयरक्राफ्ट हो गया, उसका एक्सेस जो टेक्नोलॉजिकल एक्सेस है वो बहुत कम देता है। तो ऐसे में भारत की ज़रूरतों को ये कैसे पूरा करेंगे, ये चीज़ें थोड़ा मुश्किल समझ आती है। लेकिन फिर भी उम्मीद यही की जा रही है कि अगर डील फाइनलाइज हुई तो भारतीय वायुसेना कुछ सोच समझ के ही करेगी और अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता वहाँ पर देगी, और भारतीय वायुसेना को कम से कम समय में ये एयरक्राफ्ट दिए जाने के प्रयास किए जाएंगे। लेकिन फिर भी हमें अगर सही मायने में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है और भारतीय वायुसेना को कॉम्बैट कैपेबल बनाना है, बैलिस्टिक स्क्वाड्रन पूरी करनी है, तो हमारे पास तेजस जैसे प्रोग्राम ही हमारी जो कह सकते हैं बैकबोन है, ये बननी चाहिए, ना कि विदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट। तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से किस फाइटर को भारतीय वायुसेना को प्राथमिकता देनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।